फिल्म की शुरुआत में हमारी मुलाकात एरियल नाम की एक लड़की से होती है जो एक न्यूज़ कंपनी में पत्रकार के रूप में काम करती है। एक बोर्ड मीटिंग के दौरान वो आत्मविश्वास से एक राइटर का विचार रखती है, एक प्रसिद्ध हस्ती के बारे में बताती है, कुछ ऐसा अलग जो सुर्खियां बटोर सके। उसका बॉस उत्सुक प्रतीत होता है, लेकिन एरियल को कहानी सौंपने के बजाय वो इसे एक अन्य कर्मचारी को दे देता है। ये निर्णय उसे बहुत बुरा लगता है, जिससे वो स्पष्ट रूप से निराश हो जाती है। उसी शाम एरियल अपने प्रेमी केंट से एक बार में मिलती है। हताश होकर वो काम पर हुई घटनाओं के बारे में अपनी भड़ास निकालती है, ये बताते हुए कि वो कंपनी में 3 साल से है और अभी तक उस पर भरोसा नहीं किया गया। उसे अपनी सच्ची कहानी बताई जाए। उसका मनोबल बढ़ाने की कोशिश में केंट उसके द्वारा लिखे गए एक लेख का जिक्र करता है जिसे उसे वास्तव में पसंद किया था, और दोनों कुछ पल के लिए इस पर मजाक करते हैं। एरियल स्वीकार करती है कि वो हमेशा से एक लेखिका बनना चाहती थी, एक ऐसी राइटर जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और उन चीजों के बारे में लिख सके जिनकी उसे वास्तव में परवाह है। लेकिन केंट पूरी तरह से सहमत नहीं है। वो उससे कहता है कि इस तरह की कहानियां वास्तव में बिकती नहीं है और लोग आम जीवन के बारे में पढ़ने में रुचि नहीं रखते। उसके अनुसार एरियल की समस्या ये है कि उसका जीवन बहुत ही परिपूर्ण है। उसके माता पिता सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसने एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है और वो एक सम्मानित कंपनी में काम करती है। उसने कभी किसी वास्तविक संकट का सामना नहीं किया है। एरियल का न कोई दुश्मन है, न कोई दिल टूटा है, न कोई संघर्ष। और इन चीजों के बिना केंट का मानना है कि उसके जीवन में कमी है। वो एक तत्व जो हर महान कहानी के लिए आवश्यक है, वो संघर्ष जो दर्शकों को बांधे रखता है। केंट की ये सब बातें सुनने के बाद एरियल बहस नहीं करती। वो चुपचाप खाना जारी रखती है, स्पष्ट रूप से इस पर आगे चर्चा करने के मूड में नहीं है। अगले दिन कार्यालय में एक चर्चा फैल जाती है। अफवाहें उड़ने लगती है कि दिग्गज पॉप सुपरस्टार अल्फ्रेड मोरिटी, जो 30 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे, वापस आ गए हैं। निर्देशक स्टेन पहले तो इसे खारिज कर देते हैं, ये कहते हुए कि अगर गर्लफ्रेंड मोरिटे सचमुच वापस आ गए होते तो उनके ऑनलाइन प्रचार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी होती। लेकिन तभी उनके एक सहकर्मी एक वीडियो दिखाता है। इससे प्रचारक आधिकारिक तौर पर खबर की पुष्टि करते हैं कि अल्फ्रेड मोरिटी वापस आ गई हैं और एक नया एल्बम रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वैश्विक रिलीज से पहले वो सप्ताहांत में विशेष रूप से चुनिंदा दर्शकों के लिए प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि स्टेन भी आमंत्रित लोगों में से एक है। जैसे ही टीम अपनी कवरेज की तैयारी शुरू करती है, अचानक एक महिला अंदर आती है और एरियल का नाम पुकारती है। सभी के आश्चर्य के लिए एरियल को भी मोरिटी ने निजी एल्बम श्रवण समारोह में आमंत्रित किया था। उसी रात घर वापस आकर एरियल गहन शोध में जुट जाती है। वो समाचार देखती है, अफवाहें पढ़ती है और मोरिटी के बारे में अनगिनत कहानियां सुनती है। उनकी अनूठी शैली, उनकी आदतें और उनकी सावधानी पूर्वक नियंत्रित दैनिक दिनचर्या। अगले दिन सभी आमंत्रित अतिथि, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, टीवी होस्ट, लेखक और रिपोर्टर एक बस में सवार होते हैं जो उन्हें मोरिटी की संपत्ति तक ले जाएगी। यात्रा के दौरान एरियल मोरिटी की एक किताब के पन्ने पलटती है और एक विशेष पंक्ति पर उसकी नजर पड़ती है जो उसका ध्यान आकर्षित करती है। उन्हें बचपन से ही सिखाओ और दुनिया तुम्हारी होगी। वो स्टेन को ये बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो मुश्किल से ही कोई प्रतिक्रिया देता है। वो उसे नोट्स लेने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है और जो कुछ भी अजीब लगे उसे लिख लेने के लिए कहता है। वो कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे देख लेगा। जब बस मोरिटी के परिसर के मुख्य द्वार पर पहुंचती है तो उनका स्वागत सम्मानित प्रशासकों को भीड़ द्वारा किया जाता है। सभी धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, स्टार की एक झलक पाने की आशा में। अंदर पहुंचने पर मेहमानों का स्वागत नीले वस्त्र पहने एक समूह द्वारा किया जाता है। वे अपना परिचय लेव लिस्ट के रूप में देते हैं और शांतिपूर्वक सभी को सूचित करते हैं कि अपने कैमरों में प्रवेश करने से पहले उन्हें अपने फोन जमा करने होंगे। वे उन्हें आश्वस्त करते हैं कि ये उपकरण कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ही लौटाए जाएंगे। मेहमानों के बैठने के बाद प्रत्येक को स्मृति चिन्ह के रूप में एक सजावटी फूलदान दिया जाता है। घर के दूसरे हिस्से में अल्फ्रेड मोरिटी अपने दर्शकों से मिलने की तैयारी करते हुए दिखाई देती है। उनके कर्मचारी चुपचाप उनकी सहायता कर रहे हैं। जब वे अंत हॉल में प्रवेश करते हैं,
सभी लोग खड़े हो जाते हैं। सभी की निगाहें उन पर टिकी रहती है। जब वे मंच की ओर बढ़ते हैं, मोरेटी अपनी परिस्थिति के शुरुआती दिनों के बारे में बोलना शुरू करते हैं। अपनी यात्रा पर विचार करते हैं और कमरा पूरी तरह शांत हो जाता है। हर शब्द को ध्यान से सुनते हुए भाषण समाप्त होने के बाद एक युवा लड़की एरियल के पास आती है। जब उसे पता चलता है कि वो न्यूयॉर्क से है तो वह उत्सुक हो जाती है। वो एरियल को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित करती है और एरियल मान जाती है। सभा एक साधारण रस्म से शुरू होती है। रोटी का एक टुकड़ा घुमाया जाता है और हर व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वो एक टुकड़ा खाए और फिर उसे अगले व्यक्ति को दे दे। जब तक वो एरियल तक पहुंचती है तब तक लगभग कुछ बचा ही नहीं होता। असहज महसूस करते हुए वो एक छोटा टुकड़ा खाती है और उसे आगे बढ़ा देती है। बाद में माहौल बदल जाता है जब समुद्री भोजन की भव्य प्लेट परोसी जाती है, जो स्वादिष्ट और सावधानी पूर्वक तैयार की गई होती है। जब बाकी लोग खा रहे होते हैं, एरियल सब कुछ समझने की कोशिश करती है और चुपचाप मोरेटी के एक कर्मचारी जॉर्ग से बातचीत शुरू कर देती है। वो उससे पूछती है कि यहाँ असल में क्या हो रहा है। जॉर्ग बताता है कि वे कभी हाई स्कूल में संगीत शिक्षक थे। एक दिन अचानक उन्हें अल्फ्रेड मोरेटी का फोन आया, जिन्होंने उन्हें स्टेट में काम करने के लिए आमंत्रित किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जॉर्ग ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और अगली फ्लाइट पकड़ ली। अब वे परिसर में रहने वाले बच्चों को संगीत सिद्धांत पढ़ाते हैं। वे सहजता से कहते हैं कि उनका मानना है कि बच्चों को कम उम्र में ही सीखना चाहिए। ये वाकया तुरंत एरियल का ध्यान खींचता है। उसे याद आता है कि उसने यही पंक्ति पहले मोरेटी की एक किताब में पढ़ी थी। उलझन में पढ़कर वो पूछती है कि उनका इससे क्या मतलब है। जॉर्ग शांति से समझाता है, उन्हें लेवलिस्ट कहा जाता है, एक ऐसा समूह जो रचनात्मक और बंधित करने वाली किसी भी चीजों को हटाने के लिए समर्पित है और उस चीज की रक्षा करने के लिए जिससे वे एक दिव्य उपहार मानते हैं जो केवल चुने हुए लोगों के लिए है। ये सब सुनकर एरियल और भी भ्रमित हो जाती है। जैसे ही वो कुछ लिखने के लिए अपनी नोटबुक निकालती है, अल्फ्रेड मोरेटी अचानक पीछे से उसके पास आता है। वो अपना परिचय देता है और एक अच्छी मुस्कान देता है और फिर उतनी ही शांति से चला जाता है जितनी शांति से वो आया था। भोजन के बाद लेवलिस्टों में से एक आगे आता है और एक घोषणा करता है। वो बताता है प्रत्येक मेहमान को एक निजी कंजियस सौंपा जाएगा जो उनकी हर जरूरत का ध्यान रखेगा। इसके साथ ही सभी को एक कार्ड मिलेगा जिसमें उनके ठहरने के दौरान होने वाली गतिविधियों का विवरण होगा। जब एरियल अपने कमरे में पहुंचती है और अपना लैपटॉप खोलती है तो वो तुरंत उस पर रखा एक कार्ड देखती है। ये उसे सूचित करता है कि उसका कंप्यूटर ले लिया गया है। संभवतः उसके अनुभव की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उसी रात उसे अपने दरवाजे के बाहर एक हल्की सी चटकने की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो उसे अपना नियुक्त कंसीयज सीधे उसे कमरे के सामने बैठा हुआ मिलता है, जो पहले से ही उसका इंतजार कर रहा होता है। अंदर एरियल को एक रेडियो दिखाई देता है जिससे अल्फ्रेड मोरेटी का संगीत बज रहा है और वो उसे सुनने लगती है। इस बात से अनजान की पूरे परिसर में छिपे हुए कैमरे लगे हुए हैं जो हर मेहमान पर हर पल नजर रखे हैं। स्टेट में कहीं और एक और मेहमान लेटा हुआ है, मानो किसी आरामदायक बॉडी मसाज का आनंद ले रहा हो। उसका आराम ज्यादा देर तक नहीं टिकता और उसे अचानक अपने चारों ओर कई पैरों के जोड़े दिखाई देते हैं और वो उठने की कोशिश करता है। उसे जबरदस्ती वापस नीचे गिरा दिया जाता है और उसकी चीख सन्नाटे को चीर देती है, जैसे कि आरी की आवाज उसकी गर्दन को पिछले हिस्से से चीर देती है। अगली सुबह एरियल जॉगिंग के लिए तैयार होती है। जब वो अपना दरवाजा खोलती है तो वो दरबान को फिर से वहाँ खड़ा देखकर चौंक जाती है। एरियल बताती है कि वो दौड़ना चाहती है और बिना कुछ कहे वो महिला उसके पीछे पीछे चली जाती है। हालांकि लगातार मौजूदगी बेचैनी पैदा करती है। एरियल खुले मैदान में दौड़ती रहती है। रास्ते में वो विभिन्न कला रूपों, संगीत, नृत्य और अभिव्यक्ति का अभ्यास कर रहे कलाकारों से मिलती है, जब तक कि अंततः उसका सम्मान मोरेटे से नहीं हो जाता। एरियल उससे अपने अवलोकन के बारे में सवाल करती है, ये सुझाव देते हुए कि ये सब कला से कम और धर्म से अधिक प्रतीत होता है। वो पूछती है कि उनका धर्म वास्तव में एक साथ क्या करता है, ये बताते हुए कि कैथोलिक लोग मास में भाग लेते हैं और ईसा मसीह का रक्त पीते हैं, जबकि मुसलमान मक्का की ओर मुंह करके प्रार्थना करते हैं। वो कहती है कि हर धर्म में साझा अनुष्ठान होते हैं। मोरेटी शांति से पूछता है कि आप उस धर्म को क्या कहेंगे जो एक साथ कुछ नहीं
करता। एरियल उत्तर देती है कि कांग्रेस। जवाब देने के बजाय मोरेटी उसे पास एक आश्चर्य स्थल पर ले जाता है। अंदर एक आदमी छुपा बैठा है, एक एक करके सीपियां खोल रहा है। इस काम के उसके हाथ में चोट के निशान साफ दिख रहे हैं। तभी एरियल मोरेटी के हाथ पर वैसे ही निशान देखती है, जिससे पता चलता है कि उसने भी कभी यही काम किया होगा। मोरेटी बताता है कि वो एक विश्वासवसी की तलाश कर रहे हैं जो गोताखोरी करता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें सैकड़ों सीपियां खोली जाती है, इस उम्मीद में कि उन्हें एक प्राकृतिक मोती मिल जाए जिसे फिर हार की तरह पहना जाता है। उत्सुकतावश एरियल पूछती है कि कोई इतने सारे सीपियों को सिर्फ एक मोती खोजने के लिए क्यों खोलेगा। मोरेटी शांत भाव से उत्तर देता है कि समतलवादी ध्यान उन्हें सिखाते हैं कि एक सच्चे मोती का मूल्य सभी खाली सीपियों के संयुक्त मूल्य से कहीं अधिक है, और वास्तविक संतुलन ये मानने से नहीं आता कि सब कुछ बराबर है, बल्कि ये समझने से आता है कि सब कुछ बराबर नहीं है। बाद में समतलवादियों का एक समूह एरियल के कैमरे में प्रवेश करता है, उसके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कपड़े लेकर आता है। हालांकि उन्हें पहनने की अनुमति मिलने से पहले उसे बताया जाता है कि उसे अपने शरीर के सारे बाल मुंडवाने होंगे, जो अल्फ्रेड मोरेटी मेहमानों से अपेक्षा करते हैं। एरियल तुरंत इसका विरोध करती है, इसे अपनी निजता का उल्लंघन बताती है। थोड़ी बहस होती है, लेकिन अंततः वो मान जाती है। उस शाम सभी मेहमान एक भव्य बॉलरूम में इकट्ठा होते हैं। लेवलिस्ट कैमरे के चारों ओर चुपचाप खड़े रहते हैं। जब मोरेटी इस मंच पर आते हैं और अपने आगामी एल्बम में गीतों में से गाना गाते हैं, वो भीड़ के बीच से गुजरते हैं, नाचते हैं और मेहमानों से बातचीत करते हैं, लगभग उनके साथ खेलते हैं। तभी अचानक एमिली को बेकाबू खांसी आने लगती है। मोरेटी तुरंत प्रदर्शन रोक देते हैं ताकि उसे ले जाया जा सके, उसकी देखभाल की जा सके। बाद में लेवलिस्टों में से एक द्वारा बनाई गई चित्रों की एक श्रृंखला की प्रशंसा करते हुए मोरेटी स्टेन से निजी तौर पर बताते हैं। वो समझाते हैं कि समतल व्यक्ति खुद को भगवान मानते हैं, धार्मिक अर्थ में नहीं, बल्कि इसलिए कि वे मानते हैं कि सृष्टि स्वयं दिव्य है। उनके अनुसार कोई भी भगवान बन सकता है, बशर्ते वे अपनी कल्पना को वास्तविकता में बदल सके। इसके बाद एरियल स्टेन को एक तरफ ले जाती है और उसे बताती है कि वो समतलवादियों के बारे में एक लेख लिखना चाहती है। उसे लगता है कि वे जो कुछ भी करते हैं वो किसी पद से परेशान करने वाला रूप से मिलता जुलता है। स्टेन तुरंत इस विचार को खारिज कर देता है, उसे याद दिलाते हुए कि असली कहानी अल्फ्रेड मोरेटी और उनका संगीत है, अभी और कुछ मायने नहीं रखता। बिना किसी चेतावनी के अचानक कहीं से एक तीर आता है और स्टेन को लग जाता है। वो जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही क्षण बाद बच्चों का एक समूह दौड़ता हुआ आता है, माफी मांगते हुए और दावा करते हुए कि ये एक साधारण दुर्घटना थी कि तीर फिसल गया। एरियल सदमे में देखती है, स्पष्ट रूप से सहमी हुई है। बाद में उसी रात समूह इकट्ठा होता है अपने तरीके से जश्न मनाने के लिए, लेकिन एरियल बहुत बेचैन महसूस करती है। वो स्टेन से कहती है कि उसे विश्वास नहीं है कि जो हुआ वो बिल्कुल भी दुर्घटना थी, लेकिन उनके समूह के 2 सदस्य पहले ही गायब हो चुके हैं। उनके पास अभी भी उनके फोन नहीं है और कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। बाकी लोग उसकी चिंताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। एक महिला तो ये भी बताती है कि स्टेन और मोरेटी का अतीत कड़वा था। सालों पहले स्टेन ने एक कड़ी समीक्षा लिखी थी जिसने लगभग मोरेटी का करियर बर्बाद कर दिया था। उनके लिए ये बस पुराना तनाव फिर से उभर रहा है। एरियल को लगता है कि कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक घटित हो रहा है। दूसरों को यह समझाने में असमर्थ कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। एरियल अकेले ही चली जाती है। उसी शाम अल्फ्रेड मोरेटी भोजन कक्ष में प्रवेश करता है और एक प्रभावशील प्रदर्शन देते हैं। वो दर्शकों से कहते हैं कि उनकी निराशा इस साधारण तथ्य से आती है कि वो मंच पर नहीं रहे। अगली सुबह एरियल एक निर्णय लेती है, उसने अपना फोन ढूंढकर अपने प्रेमी को फोन करना है। अब और इंतजार करना मुमकिन नहीं है। अपने चौकीदार से बचने के लिए वो चुपके से खिड़की से बाहर निकल जाती है। जब बाद में लेवलिस्ट उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और कहीं जवाब नहीं मिलता तो वे जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वो जा चुकी है। तुरंत वे उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। एरियल आखिरकार एक गोदाम में पहुंच जाती है जो संरचित भरवा जानवरों से भरा हुआ है। जब वो चारों ओर देखती है तो उसे कई फोन मिलते हैं, लेकिन उनकी स्क्रीन पर जानबूझकर पेंट किया गया है जिससे उनका इस्तेमाल करना नामुमकिन हो जाता है। फिर उसे कुछ और भी बुरा दिखाई देता है। पास में एक बिना सिर का शव पड़ा हुआ है। घबराकर एरियल भाग जाती है। सुरक्षा कर्मियों ने उसे देख लिया है, लेकिन वो भागने में कामयाब रही और सीधे
अपने कमरे में वापस दौड़ गई। वो जल्दी से अपना सामान पैक करती है। जैसे ही वो जाने वाली होती है, मोरेटी ने उसे रोक लिया और शांति से पूछा कि क्या हुआ। एरियल ने पूछा कि बाकी मेहमान का क्या हुआ, लेकिन मोरेटी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बताया कि उसे वापस शहर ले जाने वाली बस अभी तक नहीं आई। उसी क्षण वही छोटी लड़की जिसने पहले एरियल को रात के खाने के दौरान अपने साथ बैठने के लिए आमंत्रित किया था, अंदर आई। उसने उत्सुकता से एरियल से उनके कठपुतली शो को देखने के लिए कहा और बताया कि वे लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। फिर मोरेटी ने एक समझौता सुझाव किया। एरियल खिड़की के पास बैठकर प्रदर्शन देखते हुए बस का इंतजार कर सकती है, इसलिए जैसे ही बस आती है वो अपनी मर्जी से जा सकती है। एरियल मान जाती है और उनके पीछे पीछे परिसर के अंदर एक शांत कठपुतली थिएटर में जाती है। प्रदर्शन के दौरान एक अजीबोगरीब कठपुतली शो शुरू होता है। कठपुतली से नियंत्रित चूहे मंच पर दिखाई देते हैं, जो रिपोर्टर, पत्रकार और इन्फ्लुएंसर के रूप में सजे हुए हैं। केंद्र में एक संगीत स्टार है जो स्पष्ट रूप से मोरेटी का प्रतिनिधित्व करता है। वे जो कहानी अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं, उसमें ये पात्र संगीतकार से लगातार पूछताछ करते हुए, उसके अतीत के छानबीन करते हुए, उसके जीवन को सुर्खियों में तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए, अपने स्वार्थों को सांगने के लिए और उसका मनोबल तोड़ने के लिए दिखाई देते हैं। जिस बिग बैंग में एरियल बैठी है वो हिलने लगता है। मेहमानों में से एक धीरे धीरे सेट के कपड़ों के नीचे से निकलती है। उसका मुंह भरा हुआ है, उसकी आंखें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और वो स्पष्ट पीड़ा में लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ती है। पता चलता है कि वो एमिली है, वो महिला जो मोरेटी के प्रदर्शन के दौरान जोर से खांसने लगी थी। अल्फ्रेड मोरेटी करीब आते हैं और धीरे से उसके चेहरे को छूते हैं। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, उसकी क्षतिग्रस्त आंखें से निकला तरल पदार्थ उस पर गिर पड़ता है, जिससे वो चीख उठती है और सदमे से पीछे हट जाती है। मेहमान घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें तुरंत रोक लिया जाता है और वापस उनकी सीटों पर बिठा दिया जाता है। उसका चेहरा साफ करने के बाद स्टेन भागने का आखिरी प्रयास करता है। उसे जोर से धक्का दिया जाता है और वो सिर के बल एक कंच की सतह से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। एक और महिला भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बालों से पकड़कर वापस घसीटा जाता है। उसकी चीखें कमरे से गूंजती है क्योंकि उसकी खोपड़ी लगभग फट जाती है। जैसे ही शांति लौटती है, मोरेटी शांति से एक और कहानी शुरू करता है। वो खुद को एक निर्माता घोषित करता है और बाकी सभीयों को किसान कहता है। वे लोग जिन्होंने 30 साल पहले उसके अहंकार को ठेस पहुंचाई थी, केवल बदला चुकाने के लिए हैं। बिना किसी चेतावनी के स्टेन को चाकू मार दिया जाता है। जब एक अन्य अतिथि भागने का प्रयास करती है, एक लेवलेस उसे रोक लेता है और मौके पर ही उसकी हत्या कर देता है। इस अफरा तफरी में एरियल को एक मौका दिखाई देता है और वो खिड़की से कूदकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। वो तब तक भागती है जब तक उसे एक बाथरूम नहीं मिल जाता और बाथटब के अंदर छिप जाती है, लेकिन उसे पता नहीं चलता कि उसे देख लिया गया है। एक चौकीदार उसके पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। थोड़ी देर की जद्दोजहद के बाद एरियल बेहोश हो जाती है। बाद में जब वो होश में आती है तो खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाती है और उसके चारों ओर एक रस्म का माहौल दिखाई देता है। मोरेटी समूह के सामने खड़ी होती है, गिलास उठाकर अब तक की उनकी यात्रा के लिए टोस्ट देती है। जैसे ही रस्म जारी रहती है, लवलेस में से एक महिला एरियल के पास आती है और उसे शराब का गिलास देने का नाटक करती है। इसके बजाय जब एरियल मदद के लिए फुसफुसाती है तो उसे वो महिला चुपके से उसकी हथकड़ी काट देती है और उसे भागने के लिए उकसाती है। एरियल उसे धक्का देकर भाग जाती है, जिससे जलता हुआ कोयला मोरेटी पर गिर जाता है। आग फैलने लगती है और उसके कपड़े जलने लगते हैं और एरियल मदद की तलाश में परिसर से भाग जाती है। जैसे ही लवलेस परिवार का ध्यान बढ़ता है, एरियल किसी तरह दौड़कर एक एटीवी तक पहुंच जाती है। वो उस पर कूदकर तेजी से निकल जाती है, लेकिन एक चौकीदार तुरंत उसका पीछा करने लगता है। परिसर में तनावपूर्ण पीछा करने के बाद एरियल आखिरकार गेट पर चढ़ जाती है, जहां उसकी मुलाकात अल्फ्रेड मोरेटी के एक कट्टर प्रशंसक से हो जाती है। हताश होकर वो समझाने की कोशिश करती है कि उसे भागने के लिए उसकी कार की जरूरत है, लेकिन वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। वो मोरेटी के पोस्टर को
ढूंढने में व्यस्त है। कोई और विकल्प न होने पर एरियल उसे बेहोश कर देती है, कार लेती है और चली जाती है। 2 साल बाद एरियल व्यापक रूप से प्रसिद्ध हो जाती है, एक ऐसी किताब प्रकाशित करने के लिए जो अल्फ्रेड मोरेटी और उसके पंथ के पीछे की भयावह सच्चाई को उजागर करती है, जिसमें निजी कार्यक्रम के दौरान 5 प्रभावशाली व्यक्तियों की हत्या भी शामिल है। बाद में पता चलता है कि वो पुलिस के साथ परिसर में लौटी है, जहां उसने मोरेटी को अपने पोडियम पर बैठे हुए शांति से पियानो बजाते हुए पाया है और उसके चारों ओर उसके द्वारा मारे गए लोगों के शव पड़े थे। उसकी गिरफ्तारी के कुछ समय बाद एक साक्षात्कार के दौरान एरियल को एक कॉल आता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि मोरेटी जेल से उससे बात करना चाहता है। वो उससे मिलने के लिए सहमत हो जाती है। बातचीत के दौरान मोरेटी उसे उसकी किताब की लाखों प्रतियां बिकने पर बधाई देता है। एरियल उससे उसके द्वारा ली गई अनगिनत जिंदगियों के बारे में सवाल करती है, जोर देकर कहता है कि उसने केवल उन 5 लोगों को मारा है जिनके शव उस दिन मिले थे। उनके अनुसार शेष लेवलिश दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसे वे शुद्ध रचनात्मकता कहते हैं, उसे अगली पीढ़ी के रचनाकारों तक फैला रहे हैं। ऐसा व्यक्तित्व जिनकी प्रशंसा, तारण और पूजा की जानी चाहिए। फिर वे बताते हैं कि एरियल को परिसर में आमंत्रित करने से पहले ही वो जानते थे कि वो सफलता से भ्रष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने उनका एक पुराना लेख पढ़ा था और उन्हें वो वास्तव में रोचक लगा, इसलिए उन्होंने उन्हें चुना। अब उनके मन में उनका काम पूरा हो गया है। एरियल ने एक वायरल किताब लिखी है, उनका संदेश फैल गया है और ले जाने से पहले वे शांति से उन्हें धन्यवाद देते हैं। एरियल एक टेलीविजन में दिखाई देती है जब मेजबान बोल रही होती है, तो उसकी नजर उस गले में मोतियों के हार पर पड़ती है। इससे पता चलता है कि लेवलिस्ट कोई छोटा अलग तलग पंथ नहीं है, वे पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुके थे। रचनाकारों, मूर्तियों और सार्वजनिक हस्तियों के रूप में घुल मिल गए थे। अपनी भक्ति को बिल्कुल सामान्य चेहरों के पीछे छिपा लिया गया था। तो दोस्तों, ये फिल्म देखने के लिए धन्यवाद और अगली फिल्म में मिलते हैं। अगर आपको हमारी ये मूवी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी मूवी एक्सप्लेन वीडियो लाते रहेंगे।